नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी की यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि 69वीं बीपीएससी के लिए लेक्चर सीरीज आएगी और सारे सब्जेक्ट्स की आएगी। तो हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इनफैक्ट कई सारी लेक्चर्स आ भी गई हैं उनकी। और अब बारी है अगले सब्जेक्ट की और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए पॉलिटी की लेक्चर। इनफैक्ट पॉलिटी तो नहीं कहेंगे, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर स्टार्ट होगी, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपके ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन कम आते हैं। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर है, वो अंतर हम समझेंगे। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और संविधान से संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे संवैधानिक विकास हुआ। हमें पता है कि हम 190 सालों तक कहाँ किसके गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे। और 190 सालों तक गुलाम रहने के क्रम में हमने देखा कि कैसे भारत में एक क्रमिक विकास हुआ, संविधान का संवैधानिक विकास हुआ। और उसी फाउंडेशन पे अंग्रेजों ने जो फाउंडेशन बना के दिया हमें, उसी फाउंडेशन के ऊपर हमने अपने स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ वो पढ़ेंगे। और उसके बाद संविधान की अलग अलग जो है चैप्टर्स जो हैं, जैसे प्रियम्बल प्रस्तावना, नागरिकता, हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ऐसे करके हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते चले जाएंगे। हम पढ़ेंगे कार्यपालिकाओं के बारे में, और कार्यपालिका हम जानते हैं भारत में संघीय व्यवस्था है। और भारत में संघीय व्यवस्था किसको कहते हैं? संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जहां पे कम से कम दो स्तर की सरकारें हो, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। भारत में तो एक तीसरे स्तर की भी प्रशासन की व्यवस्था है, और वो है लोकल पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होनी जरूरी होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कार्यपालिका के बारे में देखेंगे कि कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका कैसे फंक्शन करती है। हम विधायिका के बारे में देखेंगे कि कैसे केंद्र की विधायिका कार्य करती है और राज्य की विधायिका कार्य करती है। हम न्यायपालिका के बारे में देखेंगे कि कैसे हम सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है और कैसे हाई कोर्ट फंक्शन करता है और कैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं। हम अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम किन किन चैप्टर्स के बारे में के ऊपर हम खास जोर रहेगा बीपीएससी के लिए, किन किन चैप्टर्स के ऊपर पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम खास जोर देंगे, इन चैप्टर्स को हम नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम क्या देखेंगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम संवैधानिक विकास देखेंगे। पहला चैप्टर तो ये होगा हमारा संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे होगा, संवैधानिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एम लक्ष्मीकांत रहेगा। लक्ष्मीकांत के बुक के आधार पे हम अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो जाए। हम सिर्फ वन लाइनर सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वो सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग जरूरी है। आई बात समझ में? तो भाई यदि आपको लेक्चर अच्छी लग रही है आपको लेक्चर, तो फिर क्यों नहीं आप लाइक कर रहे? भाई लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर भी करिए इन वीडियोस को। शेयरिंग इज केयरिंग है। तो जरा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और साथ ही साथ नए बच्चे हैं अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। जो नए बच्चे हैं, जो नया लेक्चर देख रहे हैं, वो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बटन ऑन कर दे, ताकि जब भी लेक्चर आए तब आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए, ठीक है। तो हम अगला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये हम देखेंगे। अभी अभी जस्ट यही स्टार्ट होने वाला है। अभी दूसरा हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। नोट डाउन करते जाओ, जो जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, सारे लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर हमें नहीं पढ़ने। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। हमें हमारे बीपीएससी के लिए जो जरूरी है वही हम चैप्टर सॉल्व करेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
salient features of constitution. ठीक है, we are going to learn this chapter with the help of MCQs. ये सारे MCQs के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, है ना। संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषता अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, और यहां से स्टार्ट होगा हमारा संविधान की विशेषताएं। तो थर्ड 3 चैप्टर्स जो है आपके संविधान की बेसिक समझ डेवलप करेगी, कैसे हमारे देश में क्रमिक रूप से संविधान बनाने की जो एक डेवलपमेंट हुई उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमारे स्वतंत्र भारत के लिए कैसे संविधान का निर्माण हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, हमारे संविधान की विशेषताएं ऐसी क्या है जो हमें पूरे विश्व में एक अलग बनाती हैं, एक अलग खासियत वाली कंट्री बनाती है ना। तो अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, यहां से स्टार्ट होता है मेन चैप्टर्स, और वो है पहला है प्रियम्बल। पहला चैप्टर पढ़ना है प्रियम्बल, प्रस्तावना। अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 5th नंबर, राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य एवं उसके क्षेत्र, उसके क्षेत्र, ये चैप्टर ये पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 1 to 4, और यहां से हम फिर अगला पढ़ेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, नागरिकता, कैसे हमें नागरिकता मिलती है, नागरिकता प्राप्त कैसे होती है। आपको याद हो 2019 में बहुत ज्यादा हंगामा मचा था CAA के को लेकर के, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ उसको लेकर बवाल मचा था पूरे भारत में, और शाहीन बाग में कितने लंबे समय तक जो है उसके खिलाफ जो है क्या चली थी, मूवमेंट चली थी। बाद में कोरोना आ गया तो उनके मूवमेंट को खत्म करना पड़ा, बहुत जोरदार मूवमेंट उस समय चल रही थी वो सरकार के खिलाफ। तो ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 5 to 11, सॉरी, आर्टिकल 5 to 11। फिर हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, आर्टिकल जिसको कहते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। मौलिक, यही तो हमें सबसे अलग बनाती है, यही हम लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र की असली परिभाषा पूछे कि कोई देश यदि लोकतंत्र है तो उसकी क्या विशेषता है, यदि लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र है, तो वहां पे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जरूर होगा, और मौलिक अधिकार को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने वाली संस्थाएं होंगी, मौलिक अधिकार को बचाने वाली संस्थाएं होंगी, और जिंदा संस्थाएं होंगी, लाइव होंगी, मतलब कि उसके ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। वो इंस्टीट्यूशंस, वो संस्थाएं मौलिक अधिकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और भारत में हमारे मौलिक अधिकार को बचाने कौन बचाता है, सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 to 35। ओके, तो इस तरह से हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे राज्य नीति निरसक तत्व, DPSP, है ना। DPSP राज्य नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल। नोट डाउन कर लो ये सारे चैप्टर, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो बहुत बाद में चल के आपको याद होगा। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये मौलिक कर्तव्य जाकर के तब कब जोड़ा जाएगा, 42वां संविधान संशोधन होगा 1976 में, और इस वक्त भारत में इमरजेंसी लगी हुई है, इंदिरा गांधी की सरकार है, और उसी क्रम में ये मौलिक अधिकार जोड़े जाएंगे। स्वर्ण सिंह समिति एग्जाम में पूछ चुका है ना, कि मौलिक अधिकार। यहाँ पे हम भाई BPSC के लिए हम केसेस की बात नहीं करेंगे, केसेस की बात लेक्चर
मेंस में थोड़ा बहुत पढ़ना है कि भाई अलग अलग केसेस, केशवानंद भारती केस और बेरुबेरी केस और LIC वर्सेस LIC केस और बहुत सारी केसेस हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनकी कोई खास जरूरत रहे नहीं। वो लेक्चर सीरीज जब शुरू होगी चैप्टर की, तब वहां पे डिफरेंट केसेस के बारे में चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपकी आंसर राइटिंग बूस्ट हो जाए। क्योंकि जब आंसर राइटिंग आप करते हैं तो वहां पे अलग अलग जब वाद की चर्चा करते हैं, अलग अलग केसेस की जब चर्चा करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट खिल के आता है आपके आंसर में। सामने वाले एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदा तो जानता है भाई, समझता है चीजों को, ठीक है। तो यहां पर हम केसेस की बात नहीं करेंगे अलग अलग। हाँ कहीं कहीं जैसे केशवानंद भारती केस बहुत फेमस केस है, वहां पे ये नॉर्मल चर्चा हो सकता है, लेकिन और भी कई सारे डिफरेंट केसेस हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ करेंगे, है ना। तो मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य, और तब हम आएंगे, सीधे चलेंगे हम यहां से हम सीधे चलेंगे कहां पे, यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय संघीय कार्यपालिका पे। और संघीय कार्यपालिका के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, संघीय कार्यपालिका के अंदर हम देखेंगे राष्ट्रपति, हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, हम देखेंगे प्रधानमंत्री, हम देखेंगे मंत्री परिषद। कैसे एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, कार्यपालिका क्या काम करती है, विधायिका द्वारा बनाई गई नीति नियमों को धरातल पर लागू करना, है ना। तो बहुत परिभाषा में हम पहले चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद हम बहुत डिटेल में इस चीज को देखेंगे हम। फिर 11वां चैप्टर, तो 10 चैप्टर ये हो गया। फिर हम देखेंगे 11वां चैप्टर कौन सा सॉल्व करेंगे MCQs के हेल्प से, हम देखेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या मेरा, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट क्या मेरा, लेजिस्लेटिव, जिसमें हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसेस देखेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज देखेंगे, और पार्लियामेंट है क्या। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा, जुडिशियरी। तो हम तीनों को हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे एक्सिक्यूटिव, हम देखेंगे लेजिस्लेटिव, और हम देखेंगे जुडिशियरी। ये क्या हो जाएगा, संसद, संसद क्या हो जाएगा, विधायिका हो जाएगी। विधायिका के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये हो जाएगा न्यायपालिका हो जाएगी। इन सब के MCQs हम देखेंगे। देखिए आपके पास इतना भंडार हो जाएगा ना MCQs का कि उन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आए। और इस बार 68वीं जिन्होंने देखा उनको पता होगा कि पॉलिटी का स्टैंडर्ड क्या था, है ना। तो पॉलिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है BPSC। थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई है पॉलिटी की। पहले पॉलिटी नाम का पूछता था BPSC में, अरे प्रीवियस ईयर पढ़ लो, 1 लाइनर पढ़ लो, हो जाएगा। अब थोड़ी सी चीजें बदल गई। 13 नंबर, अब हम पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, हम पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, जिसमें हम पढ़ेंगे गवर्नर, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद, है ना। तो राज्य कार्यपालिका। फिर हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे हम, राज्य विधायिका, राज्य की विधायिका, ठीक है। फिर हम पाते हैं 15वें चैप्टर में। 15वां चैप्टर हम क्या देखेंगे, 15वां चैप्टर क्या देखेंगे, जहां पे लिखना हो आप स्टॉप करके पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, तब आप वीडियोस को आगे बढ़ाइएगा। 15वां नंबर चैप्टर क्या है, 15 नंबर क्या है, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ ये जिला न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट्स एंड ये क्या आपका जुडिशियरी हो गया। फिर हम पढ़ेंगे न्यायपालिका होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र की
कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और न्यायपालिका जो इंटीग्रेटेड है उसको हम ये नहीं कह सकते कि संघ की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका। ये तो अमेरिकन सिस्टम में है, यूएसए में ऐसा है कि संघ की न्यायपालिका अलग है और राज्य की न्यायपालिका अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो है न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है ना। सर्वोच्च न्यायालय जुड़ी हुई है हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट जुड़ी हुई है सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो तीनों इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे अलग नहीं है, लेकिन हाँ वहां पे हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और फिर जब स्टेट जब जुड़ी जिधर आएंगे, जब हम स्टेट में आएंगे तब यहाँ पे हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, नहीं आपका यूपीएससी हो गया, आपका सीवीसी हो गया, बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है, अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ना है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ना है, ये बहुत छोटा है। गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, और फिर आपको अगले चैप्टर पे चलना है, सॉरी 17 नंबर चैप्टर है ये, और फिर 18 चैप्टर में हम चलेंगे। 18 नंबर चैप्टर कह रहा है लोकल गवर्नमेंट, वाई बीवीआई है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से और आपके प्री के पर्सपेक्टिव से भी। लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचायत, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, हम पढ़ेंगे स्थानीय सरकार, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे पंचायत एवं म्युनिसिपल। ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका। और तब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे जैसे लैंग्वेज, ईटीसी मतलब मिसलेनियस देखेंगे हम, विविध भाषा पर, अमेंडमेंट है ना, लैंग्वेज हो जाएगा आपका, या फिर हम अमेंडमेंट प्रोसेस देखेंगे, कैसे अमेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अमेंडमेंट प्रोसीजर देखेंगे है ना, संशोधन कैसे होता है संविधान में, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इमरजेंसी देखेंगे हम, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है। वैसे तो प्रेसिडेंट वाले सेक्शन में ही देख लेंगे, लेकिन और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हो गए, 18 to 20 चैप्टर्स, लगभग 20 चैप्टर्स के हम यहाँ पे एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। 20 चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत हमारा फाउंडेशन रहेगा, उसके आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बीपीएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन हाँ, बीपीएससी भी अब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं, जो यूपीएससी के पैटर्न पे अब धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने असली बात पे, हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। मैंने पहला चैप्टर बताया कि संविधान की फर्स्ट चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एम लक्ष्मीकांत, और संविधान की चैप्टर है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न इंडिया में भी इसको देख सकते हैं और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम दोनों जगह एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, यहाँ भी सॉल्व करेंगे और कुछ जो है अलग अगर बच गया तो वहां भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात इतनी सी आ गई कि यहाँ पे एक प्रश्न उठा। प्रश्न क्या उठा, अब मैंने बोला कि संविधान जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ऐतिहासिक विकास कैसे हुई हमारे यहाँ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई भारत में। क्योंकि हम जब इंग्लैंड वाले भारत आते हैं तो उस समय मुगलों का शासन था, और फिर जब वो एक तरह से उन्होंने मुगलों का शासन, जब मुगल का शासन खत्म होता है तो उस समय भी हमारे यहाँ जो है हम लोकतंत्र के से वाकिफ नहीं है, हम गणतंत्र थे
एक वक्त में गणतंत्र थे, वज्जी संघ हुआ करता था, हम देश के विश्व के पहले गणतंत्र हैं, लेकिन उस गणतंत्र का भी कॉन्सेप्ट अलग था, वो अलग तरह का गणतंत्र था। आज के गणतंत्र की तरह नहीं था वो गणतंत्र रिपब्लिकन नहीं था, रिपब्लिक सिस्टम नहीं था उस समय। लेकिन हम कहते हैं कि हम विश्व के पहले गणतंत्र हैं, तो उस पर कभी चर्चा। लेकिन लोकतंत्र हमारे यहाँ कभी नहीं रहा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं रही हैं, हम उसके आदी नहीं रहे हैं, हमने उसको जाना नहीं, कभी सीखा नहीं। अंग्रेजों ने तो यही दावा किया ना कि हम भारत में आए हुए इनको सिखाने कि ये खुद के ऊपर शासन कैसे करें, है ना। यहां तक कि जब इंग्लैंड वाले इंडिया में जब आते हैं उस वक्त तो उनके खुद राष्ट्र में जो है लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अभी बहुत जोरों से नहीं पकड़ी हुई हैं। वहां पे तो अभी मोनार्की, वहां पे राजतंत्र और जनता के बीच में टसल, एक स्ट्रगल चल रही है कि किसकी पावर ज्यादा होगी, संसद की पावर ज्यादा होगी या राजा की पावर ज्यादा होगी। और उसी दौरान उसी क्रम में हम देखेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवशाली जो है वहां पे क्रांति होगी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन होगा। उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद से वहां पे जाकर के राजतंत्र की पावर कम होगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर बढ़ जाएगी, और वहां से फिर वहां उनकी संवैधानिक प्रक्रियाएं में तेजी आएंगी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। तो खुद जब भारत में वो एक तरह से जब जिस समय ट्रेडर्स के फॉर्म में, ट्रेडर्स के रूप में अब इंडिया में रूल कर रहे हैं, अभी इनके दिमाग में कहीं से दूर दूर तक नहीं है कि ये भारत में ये शासन करने वाले हैं। इनफैक्ट अभी अलग अलग इतिहासकार तो मानते हैं कि नहीं, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है कि नहीं ये तो पहले से प्लान बना के आए थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये रैंडमली हो गया, कुछ लोग अलग अलग मत देते हैं अपना, उस पर हम वो इतिहास की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे बात सिंपल सी इतनी है कि ये तो अभी जिस वक्त इंग्लैंड में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मजबूत हो रही हैं, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन हो रही हैं, उस दौरान ये इंडिया में बस ट्रेडर हैं। और जिस वक्त तक भारत में ये शासन संभालते हैं, जिस वक्त तक ये भारत में अपना कंट्रोल कर लेते हैं, उस वक्त तक इंग्लैंड में टोटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ चुका है। वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तरह से फुल पावर अपने हाथ में एस्टैब्लिश कर चुकी है। तो फिर वहां से चीजें कहां पे आनी शुरू होंगी, इंडिया में आए। ठीक है, भारत में संवैधानिक प्रक्रियाओं की शुरुआत तब मानी जाती है जब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। और ये रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह से कंपनी को नियंत्रण में लाने की कोशिश थी। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण किया, और यह निर्माण इसलिए किया गया था ताकि ब्रिटिश कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित की जा सके, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी एक तरह से बेलगाम हो चुकी थी। अंग्रेजी शासन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को खुद इस बात का खतरा था कि कल होकर के एक प्राइवेट एंटिटी कहीं ब्रिटेन के सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना खड़ा कर दे। उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहला प्रश्न ये है कि हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पहला प्रश्न ये होता है कि संविधान है क्या। हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, पहला प्रश्न कभी दिमाग में इसका विचार आया हो कि है क्या संविधान। ये हम पढ़ते हैं कि हम कहते हैं कि देश संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। जो विपक्षी पार्टी जो सत्ता में रहती है वो पार्टियां कहती हैं कि हम तो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, और जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो कहती है संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, संविधान को ये इन लोगों ने जला करके अपना शासन स्थापित कर लिया है, ये है वो है, संविधान में बदलाव कर देंगे ये लोग, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया जा रहा है, तरह तरह की बातें होती हैं। तो ये संविधान है क्या, और संविधान किसी लोकतंत्र के लिए, संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान की आवश्यकता क्यों। हम ये एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले हम इसको समझ लेते हैं, तब हम एमसीक्यूज में चलेंगे प्रॉपर तरीके से। तो संविधान, किसी भी लोकतंत्र के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है।
हमें पता है लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो जनता का शासन हम समझते हैं। लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि लोकतंत्र का मतलब है हर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद से चुनावी प्रक्रिया अपनाना, चुनाव में जाना, है ना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, सरकार होना, और सरकार का हमारे ऊपर शासन करना। ठीक है, तो संविधान, लोकतंत्र के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है, और इस क्रम में हम देखेंगे कि संविधानवाद क्या होता है। संविधानवाद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, और दूसरा हमने देखा कि व्हाई देयर इज नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाई देयर इज नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड थर्ड इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन निकल के आता है कि संविधान के कार्य क्या हैं। है ना, संविधान के कार्य क्या है, संविधान करता क्या है। ठीक है, एक एक करके हम आंसर्स को खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान वो बुनियादी नियम हैं, फंडामेंटल, ये क्या है, फंडामेंटल लॉज हैं, बुनियादी। ये हम शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना पूरी एक लेक्चर सिर्फ संविधान क्या है पर निकल सकती है ना, 2 घंटे 2.5 घंटे की। फिर हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ ताकि क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करना शुरू करें तो वहां पे हमें चीजों को, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बुनियादी नियम, ये कौन से बुनियादी नियम है? ये वो बुनियादी नियम है जो जिससे जिससे कोई समाज चलती है, समाज रन करती है, समाज फंक्शन करती है, कोई राज्य फंक्शन करता है, कोई राष्ट्र फंक्शन करता है। इन्हीं बुनियादी नियमों के आधार पर समाज चलती है, उन्हीं बुनियादी नियमों के आधार पर राज्य फंक्शन करता है, उन्हीं बुनियादी नियमों के आधार पर राष्ट्र फंक्शन करता है। ठीक है, ये हमारे स्टेट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है, राज्य के ढांचे को निर्धारित करता है, यह हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। ठीक है, यह स्टेट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारे राजनीतिक ढांचे, एक तो कह सकते हैं राजनीति, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक ढांचे का निर्णय करता है। और हम कहते हैं कि स्टेट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करता है कि कैसे बनेगा स्टेट का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यह स्टेट के डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, है ना, कार्यपालिका, यह लेजिस्लेटिव, विधायिका, यह जुडिशियरी, न्यायपालिका, स्टेट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशियरी के फॉर्म में होती हैं, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उनके पावर्स को डिफाइन करता है, इनकी पावर्स क्या होंगी, इनकी लिमिटेशंस को डिफाइन करता है, उनकी पावर्स को भी डिफाइन करता है, इनकी लिमिटेशंस को भी डिफाइन करता है, परिभाषित करता है।
कि इनकी किस हद तक इनकी सीमांकन की गई है, उनके क्षेत्राधिकार का डिफाइन करता है, क्षेत्राधिकार को इससे बाहर नहीं जा सकते आप, है ना। पावर्स को डिफाइन करता है, इनके क्षेत्राधिकार को डिफाइन करता है। इसके अलावे यह स्टेट और वहां के सिटीजन्स, राज्य और नागरिक के बीच के संबंधों को बताता है कि कैसा संबंध है राज्य और रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, उस राज्य और राज्य के नागरिकों के बीच के संबंध को बताने की कोशिश करता है कि कैसा संबंध है। ठीक है। और हमने यहां पर एक तरह से संविधान को यह माना है कि संविधान को बनाने के दौरान, खासतौर पे हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की बात कर रहे हैं, वरना ऐसा राष्ट्र जहां पे डिक्टेटरशिप है वहां भी तो संविधान होता ही है, वो भी उन्होंने भी अपने संविधान को बनाकर रखा हुआ है, लेकिन वो संविधान उनके फेवर में काम कर रही होती है। नियम, बुनियादी नियम तो वो भी है, फंडामेंटल लॉज तो वो भी हैं, और वहां भी तो वहां की जो स्ट्रक्चर, स्टेट के स्ट्रक्चर्स हैं, जो वहां के ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, वो डिफाइंड है कि कैसे हम प्रॉपर हर राष्ट्र की संविधान की बात हो रही है कि हर राष्ट्र के संविधान में ऐसा ही होता है कि वहां के फंडामेंटल लॉज लिखे होते हैं, जिन लॉज के आधार पे उन स्टेट को फंक्शन करना है, उस स्टेट को फंक्शन करना है। उस स्टेट के डिफरेंट जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको डिफाइन करता है कि भाई ये इस स्टेट के अंदर ये एक संस्था होगी, ये एक संस्था होगी, ये एक संस्था होगी, और इस अलग अलग संस्थाओं का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग ये सारे पावर्स होंगे, ये लिमिटेशंस होंगी, इससे ज्यादा ये पावर का यूज नहीं कर सकती, है ना। इसके अलावा ये दिखाता है कि वहां की सिटीजन्स, वहां की पब्लिक, वहां की जनता का वहां के स्टेट के साथ कैसा संबंध है, क्योंकि संविधान एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। संविधान सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, किसके किसके बीच, राज्य और नागरिकों के बीच में, जहां नागरिक अपने कुछ अधिकारों को सुपुर्द कर देती है राज्य को, जिसके बदले में राज्य उन्हें सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक बाकी एमिनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है। लेकिन यही संविधान इस स्टेट पर लगाम भी लगा कर रखती है, और मैं बात कर रहा हूं लोकतांत्रिक संविधान की, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ये संविधान इस राज्य के ऊपर कंट्रोल भी करती है। ठीक है। तो संविधान क्या है, एक बेसिक समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल में नहीं जाना मुझे, तो ये बेसिक समझ में आ गई होगी कि संविधान क्या है, फंडामेंटल लॉज है, और फंडामेंटल लॉज जिसके आधार पे वो स्टेट फंक्शन करेगा, वो फंडामेंटल लॉज डिफाइन करता है कि उस स्टेट के अंदर कैसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, और एक तरह से उन संस्थाओं का पावर्स क्या होगा, उन संस्थाओं के बीच का रिलेशन क्या होगा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का क्या रिलेशन है, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच का क्या रिलेशन है, यह डिफाइन करता है। पावर शेयरिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से पावर शेयरिंग को डिफाइन करता है कि कैसे पावर को हम शेयर कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या फिर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है पावर। जैसे डिक्टेटर होगा तो डिक्टेटर क्या होगा, डिक्टेटर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बदलाव करेगा कि सारी की सारी पावर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड हो उसके हाथों में। जबकि जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाई जाएंगी, वहां पे पावर को क्या कर दिया जाएगा, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। कुछ पावर्स जो है एग्जीक्यूटिव के पास, कुछ पावर्स लेजिस्लेटिव के पास, कुछ पावर जो है जुडिशियरी के पास, न्यायपालिका के पास, कार्यपालिका के पास, विधायिका के पास नहीं। और भी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, जहां पे संघीय सरकार है वहां पे कुछ पावर्स जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास, और कुछ पावर कहां चली गई, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। तो
यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड हो जा रहा है पावर्स। यही तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और यही तो हमारा संविधान करता है फंक्शन। तो दोनों ही तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं कि पावर को डिफाइन करता है ना। लिविंग चले तो फिर यहां तक हो गया। और एक हमने ये भी बताया कि संविधान क्या करता है, स्टेट और सिटीजन के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है कि कैसा रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब संविधान की आवश्यकता क्यों है किसी लोकतांत्रिक देश में। अब लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दोनों ही लोकतंत्र में संविधान दो तरह का होता है, एक या तो लिखित संविधान होगा या तो अलिखित होगा, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। वो इवॉल्व्ड होता है समय के साथ, जैसे इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान, वो समय के साथ इवोल्यूशन उसका हुआ है, उसका कहीं उसको लिखा नहीं गया, जानबूझ के ऐसा कोई बैठा नहीं गया कि नहीं चलो इसी पर्पस से हम बैठते हैं और चलो जी हम ब्रिटेन के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, उसमें लोग चुन के आएंगे और हम बैठ के एक प्रॉपर तरीके से संविधान लिख लेते हैं कि कैसे जो है हमारा देश चलेगा। ब्रिटेन वालों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म जो डेवलपमेंट हुआ है वो समय के साथ हुआ है, वहां पे लिखित संविधान नहीं है। तो या तो लिखित संविधान होगा या अलिखित। तो हमारे यहाँ क्या लिखित संविधान है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहाँ पहले से प्रोसेस चल रहा था कि 1934 से ही एम एन रॉय जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का डिमांड करना शुरू कर चुके थे। उसके पहले भी थोड़ा बहुत आवाज उठी थी कि हमें अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को 1895 में थोड़ा बहुत चर्चा उन्होंने किया कि हमें अपने संविधान की आवश्यकता है। फिर आगे चल के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय में इस चीज की चर्चा छेड़ी है, लेकिन 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले इस चीज की चर्चा करनी शुरू करी कि हमें अपने संविधान की हमें अपना संविधान सभा बनाना चाहिए। और बाद में चल के कांग्रेस भी अगले ही साल डिमांड कर देगा 1935 में कि हाँ हमें अपना संविधान सभा बनाना है ताकि हम अपने संविधान का निर्माण कर सके। तो अब यहाँ पे जानबूझ के एक संविधान सभा बनाने की बात चल रही है कि हम बैठेंगे, हम उन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे जिनमें हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उन मुद्दों के अकॉर्डिंग हम अपने संविधान का निर्माण करते जाएंगे। तो ये लिखित संविधान है, एक बुक तैयार हुआ फंडामेंटल लॉज का, है ना। ठीक है, तो और ये लिखित संविधान लोकतंत्र में भी हो सकता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही लिखित संविधान होगी, नॉन डेमोक्रेटिक गैर लोकतांत्रिक राष्ट्रों में भी लिखित संविधान होती हैं। बस अंतर यह है कि लोकतांत्रिक सरकारें जो है वो संविधान का निर्माण कुछ यूं करती है कि सारी पावर्स जनता के हाथों में हो, और गैर लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो इस तरह से डिफाइन करती हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कि सारी पावर्स एक आदमी के हाथों में सेंट्रलाइज्ड हो। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लोकतंत्र में अब प्रश्न है कि लोकतंत्र में संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो लोकतंत्र में संविधान की आवश्यकता क्यों है, देखें हम लोग। संविधान की आवश्यकता क्यों, और खासतौर पे बात कर रहे हैं हम लोग लोकतांत्रिक देश में, है ना, लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र होता है कि भारत में जनता का शासन, जिसमें सारी शक्ति, जनता का शासन, जनता का शासन, जहां जनता स्वयं के ऊपर शासन करती है, जनता स्वयं के ऊपर शासन करती है ना, जनता स्वयं के ऊपर शासन करती है, या अर्थात समस्त शक्तियां जनता के हाथों में नहीं, जनता के हाथों में निहित होती है ना। सारी शक्तियां किसके हाथों में निहित होगी, जनता के हाथों में निहित होगी। जनता का शासन होता है, जनता स्वयं के ऊपर शासन करती है, और सारी शक्तियां जनता के हाथों में होती है। तो भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं ना, तो जब भारत आजाद हुआ और लोकतांत्रिक देश बना तो समस्त शक्तियां किसके हाथों में रही,
जनता के हाथों में रही और सबसे पहला निर्णय एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत की जनता ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया, पहली बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्या किया। पहला शक्ति का प्रदर्शन ये हुआ कि जनता ने यह तय किया कि वह अपने लिए संविधान का निर्माण करेगी और वो संविधान खुद को अर्पित करेगी। तो स्वतंत्र भारत स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक भारत में जनता का प्रथम निर्णय क्या हुआ, ये दिखाता है। निर्णय क्या दिखाता है? निर्णय दिखाता है कि हाँ, जनता अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है, जनता अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है, अर्थात वो निर्णय कर रही है। तो पहला निर्णय क्या था? स्वयं के लिए संविधान का निर्माण करना, स्वयं के लिए संविधान का निर्माण करना, सबसे पहला काम तो उन्होंने, और निर्माण करके स्वयं को संविधान अर्पित कर देना, स्वयं को संविधान अर्पित कर। क्लियर है? स्वयं को संविधान अर्पित कर देना। तो सबसे पहले भारत जब आजाद हुआ तो भारतीय लोकतंत्र में पहला निर्णय जनता के द्वारा यही हुआ कि हम अपनी संविधान सभा का निर्माण करके और अपने लिए एक संविधान जो है बनाएंगे। ऐसे तो देखा जाए तो ये अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया, लेकिन संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे वो लोग कौन थे? वो जनता के नुमाइंदे थे, जिन्होंने दशकों से भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, और वो असली नुमाइंदे थे जो चुनावी प्रक्रिया के तौर, एक अप्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया कहेंगे, अब एक अप्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया के तहत चुन करके वो आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता द्वारा ही वो एक तरह से कह सकते हैं कि जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और सारे के सारे जो भी नेता थे उन्होंने लंबे दशक तक जनता के बीच में समय बिताया था और एक तरह से जनता के ही एक प्रतिनिधि थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई और जो लोकतंत्र अपनाया गया वो कैसी लोकतंत्र है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया और एक क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र होती है। वहां पे जनता की तरफ से प्रतिनिधि जाते हैं और इन प्रतिनिधि को कौन चुनता है? जनता स्वयं से चुनती है कि हाँ भाई, हम आपको चुन के भेज रहे हैं, आप जाकर के मेरी तरफ से वहां पे बैठेंगे और संविधान के कार्य में भाग लेंगे, है ना, विधायी कार्यों में आप भाग लेंगे, है ना, लेजिस्लेटिव फंक्शंस आप देखेंगे हमारे लिए, डेवलपमेंट का काम आप देखेंगे हमारी तरफ से। और यह जो चुनना जो होता है वो कैसे होता है? इलेक्शन प्रोसीजर के तहत होता है, चुनावी प्रक्रिया के तहत होता है। इसका मतलब चुनाव होना भी लोकतंत्र का एक निशानी है। सिर्फ चुनाव होना ही लोकतंत्र का निशानी नहीं होता है, लेकिन चुनाव होना भी लोकतंत्र का एक चिन्ह है, एक निशानी है। तो भारत ने कैसा लोकतंत्र अपनाया? प्रतिनिधिक लोकतंत्र अपनाया। और ये तभी दिख गया जब पहली बार ऐसे तो हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पहली बार तो 1919 में ही प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया अपना ली गई थी, और उसके बाद तो फिर 1937 में चुनाव हुआ। वहां पर हम देखेंगे कि कैसे जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन हाँ, ये है कि सारी जनता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं थी, सार्वभौमिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लेकिन स्वतंत्र भारत में सबको मिल गया ना वोटिंग का राइट्स। लेकिन हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं, संविधान सभा में भी जो लोग चुन के आए वो एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुन के आए थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में भाग तो नहीं लिया था उन्होंने। भले ही भारत के कुछ ही सेक्शंस जो है वो वोटिंग राइट्स उनके पास था, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के तहत वो चुन के आए थे, वो जनता के नुमाइंदे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिनिधिक लोकतंत्र का दर्शन दिख गया, हमारे संविधान सभा के निर्माण में ही दिख गया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे यहाँ पे प्रतिस्थापित हो गई। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक भारत में जनता का प्रथम निर्णय क्या हुआ? स्वयं के लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक है, और लोकतंत्र में संविधान का अर्थ क्या है? एक सच्चा लोकतंत्र में जनरली लिखित संविधान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि लिखित संविधान ही सच्चा लोकतंत्र को दर्शाता हो। अब ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में अलिखित संविधान है,
इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, उसके बावजूद भी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। वहां पे फंडामेंटल ट्रू डेमोक्रेसी कहने का मतलब, जब हम एक सच्चे लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो वहां पे हम देखते हैं कि क्या वहां पे वाकई में फंडामेंटल राइट्स सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या वहां पे राइट टू फ्रीडम है, क्या वहां पे राइट टू प्राइवेसी है, क्या वहां पे राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू वर्शिप है, क्या वहां पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है ना, क्या वहां पे किसी प्रिविलेजेस तो नहीं है किसी खास सेक्शन के लिए, क्या वहां पे राइट टू इक्वालिटी है ना। तो बोलने की आजादी, काम करने की आजादी, विचारों की आजादी, एक्सप्रेशन की आजादी, वर्शिप करने की, धर्म मानने की आजादी, राइट टू रिलीजन, यह एक सच्चे लोकतंत्र को दर्शाता है। आलोचना करने की आजादी, एसोसिएशन बनाने की आजादी, है ना, विरोध करने की आजादी। आज के समय में विरोध करो जेल जाओ। तो ये एक सच्चे लोकतंत्र का निशानी है। तो अगर किसी राष्ट्र में यह है तो वो लोक वाकई में लोकतंत्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र की जब आप बात करते हैं तो इन स्टैंडर्ड पे हम तौलते हैं चीजों को, कि क्या उस राष्ट्र में किसी हर नागरिक को बोलने की आजादी मिली है कि नहीं, हर नागरिक को धर्म की आजादी मिली है कि नहीं, हर नागरिक को एक्सप्रेस प्राइवेसी की, निजता की आजादी मिली है कि नहीं, राइट टू लाइफ मिला है कि नहीं, राइट टू एडुकेशन मिला है कि नहीं, शिक्षा, हर इंसान को क्या शिक्षा प्राप्त हो रहा है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि भारत ने प्रातिनिधिक लोकतंत्र को अपनाया, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दौरान हम देखेंगे कि कैसे हम एक सच्चे लोकतंत्र की तरफ हम मूव करते चले गए। और सच्चा लोकतंत्र मतलब जब हम फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक हाँ, प्रश्न यह है कि संविधान, लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों। संविधान में, लोकतांत्रिक देश में जब हम संविधान लिखते हैं, और खासतौर पे हम लिखित संविधान की बात कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में जब हम संविधान लिखते हैं तो वहां पर हम तय कर देते हैं कि किस संस्था का, जो राज्य की संस्थाएं होंगी, उन संस्था का पावर क्या होगा, हम डिफाइन कर देते हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, जिसके बाद यह क्लियर हो जाता है कि इन संस्थाओं को, इन सरकार के इन अंगों को, स्टेट के इन अंगों को, बॉडीज को अपने अपने क्षेत्राधिकार में रह के ही फंक्शन करना है। इसका मतलब कि वो संविधान उनके पावर को भी डिफाइन कर देती है, और वो संविधान उन पे लिमिटेशंस भी लगा देती है ना। और यदि स्टेट अपनी लिमिटेशन से बाहर जाकर के फंक्शन करने का काम करती हैं तो वहां पे चेक एंड बैलेंसेस के भी कॉन्सेप्ट लगाए दिए गए हैं हमारे संविधान में, कि कौन किस ऑर्गेनाइजेशंस का कौन सी बॉडीज के ऊपर कैसे जो है नियंत्रण स्थापित करेगा। जैसे अगर हमारा जो लेजिस्लेटिव है कोई ऐसा नियम बना दे जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं हो, तो फिर वहां पे चेक एंड बैलेंसेस, हम उसको रोकेंगे। कौन रोकेगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास वो अधिकार है कि यदि संविधानिक संवैधानिक प्रक्रियाएं संविधान के अनुरूप नहीं है, ऐसे संविधान बना दिए गए हैं जो संविधान के परिभा को सही उचित रूप से परिभाषित नहीं करता है, तो फिर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। वहां पे सर्वोच्च न्यायालय के पावर को डिफाइन कर दिया गया कि हाँ, आपको यह अधिकार है कि यदि लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो आप उसको रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट के डिफरेंट बॉडीज के पावर्स को डिफाइन, अब यहाँ पे लिमिटेशंस लग जाएंगे स्टेट के ऊपर। वो आर्बिट्रेरी लॉज नहीं बनाएंगे, अपने मनमानी जो है नियम कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को इंक्रोच करे, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती। इसीलिए लिखित संविधान लिखा गया ताकि सरकार, स्टेट के ऊपर एक लिमिटेशंस लगी रहे। लिखित संविधान, एक लोकतंत्र में लिखित संविधान संविधानवाद को बढ़ावा देता है। और मैंने पहले भी बताया, स्टार मार्क, कि लिखित संविधान में ही लिखित संविधान हो तो लोकतंत्र हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक लोकतंत्र में लिखित संविधान यदि है, एक लोकतंत्र में एक लिखित संविधान है तो वो संविधानवाद को बढ़ावा देता है। और संविधानवाद क्या है? संविधानवाद संविधानवाद यह है कि संविधान के अनुरूप कार्य करना।
संविधान के अंदर में रह के कार्य करना, जो पावर्स डिफाइन की गई हैं अलग अलग बॉडीज के लिए, उस पावर्स के के अकॉर्डिंग काम करना, उस अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम नहीं करना, है ना। एक तरह से हमारे सरकार के ऊपर, क्योंकि जब पावर करप्ट कर देता है टोटली, अगर जिसके हाथ में पावर आता है वो तो अपना मनमानी करेगा। सरकारें क्या कहती है, हम तो चुन के आए हैं भाई, हमें तो जनता ने चुना, हमें तो जो मन करेगा वो हम कानून बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना जी। जनता ने आपको चुन के भेजा तो आपको संविधान के अनुरूप कार्य करना है। तो सरकारें ये करती हैं, हमेशा से करती आई हैं। हमारे भारत जब आज़ाद हुआ तब से जब हम चुनावी प्रक्रिया में गए और विभिन्न विभिन्न पार्टियों की सरकार बनती गई, और तो अलग अलग समय में अलग अलग सरकारों ने अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है कि हम संविधान के ऊपर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान के अलग अलग संस्थाओं ने, राज्य के अलग अलग संस्थाओं ने उनको कंट्रोल किया कि भाई साहब अपनी लिमिट में रहिए। खासतौर पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में बहुत एक्टिव रहा है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को ऊपर कंट्रोल करके रखता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो पावर्स के बाहर आप जब जाएंगे, ठीक है, तो संविधानवाद को आप इंक्रोच कर रहे हैं। ये जनरली जनरली डिक्टेटरशिप में होता है, जहां पे तानाशाही रवैया, जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है हमारा। चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां पे भी संविधान लिखा हुआ है, लेकिन वहां के लोगों को क्या फंडामेंटल राइट्स है। वहां के संविधान में बदलाव कर दिया गया कि वहां का राष्ट्रपति तो कभी तक राष्ट्रपति रह सकता है। रसिया में पुतिन ने लिख दिया कि अरे भाई वो तो कोई लिमिटेशन नहीं है वहां पे राष्ट्रपति होने का, बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या हम कह सकते हैं रसिया में ट्रू डेमोक्रेसी है? क्या हम कह सकते हैं चाइना में तो है ही नहीं? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां भी है। वेनेजुएला, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सऊदी अरेबिया, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? शरीयत के अकॉर्डिंग काम करना। तालिबानियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है उनका? कुरान लिखित है, लिखा हुआ है ना कुरान में, कुरान की लिखी गई बातों के अकॉर्डिंग वो अपने लॉज को बना रहे हैं, चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा। तो देखो जी, संविधान में हमने देखा क्या कि दो चीज है ना, कि मैंने बोला ना कि लोकतंत्र में लिखित संविधान है तो संविधानवाद होगा, लेकिन लिखित संविधान है तो जरूरी हो लोकतंत्र हो, यह जरूरी नहीं। ठीक। तो लिखित संविधान है तो लोकतंत्र हो जरूरी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है तो लिखित संविधान हो, लोकतंत्र है और लिखित संविधान है तो संविधानवाद होगा। और संविधानवाद होगा मतलब क्या होगा कि वो सरकार अपने दायरे में रह के कार्य कर रही है, संविधान के दायरे में रह के कार्य कर रही है, चीजें संविधान के अनुरूप हो रही हैं, जो भी नीति नियम कानून बनाई जा रही है वो संविधान के अंदर में रह के कार्य बनाई जा रही है, संविधान को इंक्रोच, उनको तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। तब हम कहेंगे कि हाँ, इस राष्ट्र में संविधानवाद है। और यदि संविधानवाद है तभी वो सच्चा लोकतंत्र है, वरना वो लोकतंत्र के तौर पे सिर्फ दिखावे करता है। लेकिन फिर ये वही बात हो गई कि क्या लिखित संविधान से ही संविधानवाद? नहीं, अलिखित संविधान में भी संविधानवाद हो सकता है, जैसे कि ब्रिटेन, क्योंकि वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में लिखित संविधान हो या अलिखित, वहां पे संविधानवाद होगा। लेकिन लिखित संविधान हो और लोकतंत्र नहीं हो तो संविधानवाद की कहीं कोई चर्चा आप करिए ही नहीं, भूल जाइए संविधानवाद का। ठीक है, तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, और हमें लिखित संविधान की ही आवश्यकता क्यों? खासतौर पे हम बहुत बड़े राज्य है ना, राज्य के तौर पे हम बहुत बड़े, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, और इतना बड़ा फैलाव है, इतनी डाइवर्सिटी है, हर मामले में हम डाइवर्स हैं, हर रीजन की अपनी सोच है, अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। बिहार की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, यूपी की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, तमिलनाडु की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, केरला की अलग आकांक्षाएं हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं। तो सबकी डिमांड्स तो अब अगर लिखित ना हो चीजें तो फिर तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। हमने क्या किया, एक फंडामेंटल लॉज की बुक तैयार कर दी कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ऐसे ही अपनाएंगे, इन्हीं नियमों के अनुसार से अपनाएंगे।
और संविधान निर्माताओं ने इसको थोड़ा सा रिजिड भी बना दिया और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी बना दिया। हमारा संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है ना, बहुत ज्यादा कठोर भी है। जैसे लोग फंडामेंटल राइट्स के मामले में कठोर है। फंडामेंटल राइट्स को इतना जल्दी आप खत्म नहीं कर सकते। बहुत बहुत कठोर प्रक्रियाएं अपनानी होंगी उसको खत्म करने के लिए, है ना। जबकि अब संविधान में कुछ जैसे राज्य, कोई नई राज्य बनानी हो, बिहार को मान लो तोड़ के एक नया राज्य बनाना हो, तो इस मामले में क्या है कि यहाँ पे संविधान लिबरल हो जाता है, थोड़ा सा नम्य हो जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, और पावर किसके ऊपर तरफ झुक जाता है, सेंटर की तरफ झुक जाता है। और सेंटर चाहे तो बिहार को तोड़ के 2 अलग राज्य बना दे। यहाँ पे प्रक्रियाएं क्या हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और कहीं पे बहुत कठोर हो जाती है। अमेंडिंग प्रोसेस बहुत बहुत कठोर है, वहां पे संशोधन इतना आसानी से नहीं हो सकता, है ना। और कहीं कहीं बहुत नॉर्मल तरीके से संशोधन हो जाता है, साधारण बहुमत चाहिए संशोधन हो गया। ये संशोधन की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। तो हमारा संविधान क्या है, कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसको बनाया भी इसीलिए गया क्योंकि हम चाहते हैं, संविधान निर्माता जानते थे कि भाई यदि हम कठोर बना देंगे और समय के साथ समाज बदल रहा है, समाज की जरूरतें बदल रही हैं, एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं, समाज डेवलप होगा, मॉडर्न होगा, तो उनकी डिमांड्स बदलेंगी। तो डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है हमारे संविधान में जो है बदलाव होनी चाहिए। इसलिए हमारा संविधान क्या ऑर्गेनिक, है ना, वो ग्रो कर सकता है और ग्रो कर भी रहा है। ठीक है, तो अगले सेक्शन पे हम चलते जरा। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन था भाई, अगर 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 देखा जाए कि संविधान के कार्य क्या है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कार्य क्या है, संविधान क्या क्या करता है। तो पहला चीज तो यही हमने देख लिया ना कि संविधान संविधान हमारे राजनीतिक ढांचों का निर्माण करता है। और राजनीतिक ढांचों में का राज्य के विभिन्न अंग, राज्य की विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों का निर्धारण करता है, शक्तियों का निर्धारण करता है, शक्तियों का सीमांकन करता है, लिमिटेशंस, शक्तियों का सीमांकन करता है। दूसरा, संविधान यह बताता है कि शासन कौन करेगा, शक्ति किसके पास होगी। ठीक है, संविधान में बदलाव की शक्ति किसके पास होगी, शासन करने की शक्ति किसके पास होगी। तो संविधान का नेक्स्ट काम क्या है, संविधान बताता है कि शक्ति किसके पास होगी। कितनी शक्ति होगी और शक्ति का ट्रांसफर, शेयरिंग ऑफ पावर कैसे हो, शक्तियों का शेयरिंग कैसे हो। जानते हैं शक्ति हमारे यहाँ, हमारे संविधान में शक्तियों का शेयरिंग जो है 2 तरीके से की गई है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में हमारे यहाँ शेयर को। जब हॉरिजॉन्टली आते हैं, जब पावर शेयर होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो समान शक्तियां होती हैं। हॉरिजॉन्टल में कौन है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में कौन कौन सी हैं, क्षैतिज रूप में कार्यपालिका, सॉरी, क्षैतिज रूप में जब होती है, जब शेयरिंग ऑफ पावर होता है, जब शेयरिंग ऑफ पावर होता है, तो शेयरिंग ऑफ पावर में हम क्या देखेंगे कि या तो पावर की शेयरिंग जो है वो हॉरिजॉन्टली होगी, और या तो पावर ऑफ शेयरिंग जो है शेयरिंग ऑफ पावर कैसी होगी, वर्टिकली होगी, है ना, क्षैतिज।
और ये सॉरी क्षैतिज ऐसे हो, ये क्षैतिज नहीं, ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज। तो जब हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो सेम पावर होता है, सेम पावर। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके उनके जो पावर होते हैं हॉरिजॉन्टली सेम होते हैं, जैसे एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, सेम सीट पे बैठे हुए हैं तीन। और ये तीनों क्या करती हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना, एक दूसरे के ऊपर नजर रखती हैं कि ये सब अपने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर तो नहीं जा रहा है। ये क्या करती हैं? ये करती हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड चेक करती हैं और पावर को बैलेंस करती रहती हैं कि किसी एक की तरफ ज्यादा पावर झुक ना जाए। कहीं अगर झुकी हुई है तो चेक करते रहो, अगर झुकी है तो फिर उसको बैलेंस करो। और तो अब एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी हो गई। अब हम क्षैतिज रूप में जब आएंगे, सॉरी ऊर्ध्वाधर वर्टिकली आएंगे, तो वर्टिकली आएंगे तो एक्सिक्यूटिव, यूनियन, यूनियन एक्सिक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका, उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर है। वहां से पावर डिसेंट्रलाइज होंगी तो किसके पास आएंगी? स्टेट के पास। और स्टेट से थोड़ी पावर डिसेंट्रलाइज होंगी तो लोकल गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे पावर, यहाँ पे सेम पावर, यहाँ पे पावर कैसी होंगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में जो है पावर वर्टिकली होगी, है ना। तो यहाँ पे उसी तरह लेजिस्लेटिव में देखो, तो लेजिस्लेटिव में क्या होगा? यूनियन, यूनियन लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है, स्टेट लेजिस्लेटिव, और फिर लोकल गवर्नमेंट की जो पावर होती है, जैसे ग्राम सभा हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, उनकी पावर्स होंगी, लेजिस्लेटिव पावर उनके पास भी है, वो लोकल लेवल पे छोटी छोटी लॉज बना सकती हैं, है ना, साफ सफाई से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को वो कर सकती है। और जुडिशरी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे पावर डिसेंट्रलाइज हुआ, पावर नीचे आया किसके पास? हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे भी बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अनुमंडल में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से पावर डिक्रीज हो रहा है सेम। तो यहाँ पे संविधान, ये सारी 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 चीजों को कौन डिफाइन किया? ये डिफाइन कौन किया? डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन किया, हमारा संविधान किया है कि कैसे ये होगा। तो पावर ऑफ शेयरिंग कौन डिफाइन करता है? तो एक तरह से तो ये भी एक कार्य हमने देख लिया। नहीं, संविधान, अगला अगला इनका कार्य क्या है? अगला कार्य है कि संविधान, और ये सारे लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की बात हो रही है, तो संविधान संविधानवाद को बढ़ावा देता है, अर्थात सरकार के विभिन्न अंगों पर, सरकार के विभिन्न अंगों पर लगाम लगाकर, शक्तियों पर लगाम लगाकर, अपने क्षेत्र से बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक तरह से साथ ही साथ संविधान राज्य के विभिन्न अंगों को शक्ति देती है ताकि वो एक न्यायपूर्ण समाज और एक विकसित राज्य का निर्माण कर सके। सरकार के राज्य के विभिन्न अंगों को, सरकार या राज्य के विभिन्न अंगों को वो शक्तियां प्रदान करती हैं, वो शक्तियां प्रदान करती हैं जो उन्हें, जो राज्य को न्यायपूर्ण तथा विकसित बना सके। ये बात समझ में आ गई? विकसित बना, तो ये हमारे संविधान के कार्य थे। आशा है आपको समझ में आई होगी ये चीजें। भारत में जो संविधान बना उसके हम बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे, हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान के कई सारे सोर्सेज हैं। हमने कुछ अमेरिका से भी लिया, हमने कुछ ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिया, हमने
आयरलैंड से भी लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से भी लिया, हमने साउथ अफ्रीका से भी लिया, हमने सोवियत संघ से भी लिया, हमने जापान से भी लिया, बहुत सारे राष्ट्रों से हमने चीजों को उठाया है। लेकिन हमारे संविधान पे सबसे अधिक जो छाप, सबसे अधिक प्रभाव जो दिखता है वो दिखता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है हमारे भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। अब प्रश्न यह है कि क्या भारत शासन अधिनियम सीधे 1935 में ही बन गया? क्या उस समय तो हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल कर रहे थे और हमने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें स्वराज्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य, हमें अरे तो पूर्ण स्वराज्य का डिमांड शुरू हो चुका था 1930 में ही, हमारा पूर्ण स्वराज्य का डिमांड शुरू हो गया लाहौर अधिवेशन के बाद से, है ना। तो पूर्ण स्वराज्य के डिमांड में थे हम, अपनी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में डिमांड करना शुरू कर चुके थे। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का डिमांड कर दिया, 1935 में कांग्रेस ने डिमांड कर दिया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 सीधे 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 बन गया, यही बन गया नहीं, ये तो हमारे संविधान का फाउंडेशन है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव झलकता है। लेकिन उसके पहले भी कई सारी संवैधानिक विकास हो चुका था, संवैधानिक विकास हो चुका था। और ये संवैधानिक विकास की जो धारा है वो शुरू हुई थी 1773 में, जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाई गई कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए। और वहां से जो संविधान, आज जिस संविधान रूपी वट वृक्ष को हम देखते हैं, उस संविधान रूपी वट वृक्ष का पौधा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में हम प्लांट कर चुके थे। वही प्लांट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वो बढ़ते 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 आज एक बड़ा सा बरगद के रूपी वृक्ष के रूप में विकसित है और आज हमारे सामने वो संविधान के रूप में, और वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है और भी आगे की तरफ। तो हम वहां से शुरू करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। यहां से अब हम प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं, यहां से हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रॉपर लेक्चर सीरीज जब आएगा तो हम प्रॉपर लेक्चर सीरीज समझेंगे। पहले हमने इसलिए संविधान बना दिया, संविधान बता दिया, और संविधान बताने के बाद हम आए कि हमारे यहाँ संविधान की शुरुआत कब हुई। हमारे संविधान में सबसे अधिक प्रभाव दिखता है भारत शासन अधिनियम 1935 का, लेकिन वो सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 तो बन नहीं गया होगा, उसके पहले भी कई सारी प्रक्रियाओं से हमारा राष्ट्र गुजरा होगा। ब्रिटिशर्स बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, समय के साथ हमारी डिमांड्स बढ़ी, इंडियंस का डिमांड्स बढ़ा, उन डिमांड्स को पूरा करते 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 भारत शासन अधिनियम के रूप में एक बड़ा सा बदलाव आया। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, और वहां से फिर कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। उसी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आएगा, और 1773 आने के क्रम में हम 1773 पर चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब आज हमने इस चीज को समझा कि ये है क्या, संविधान क्या है। अब अगले वाले जब संविधान, अब अगला जो लेक्चर आएगा हमारे पॉलिटी का, वहां से हम प्रश्नों को देखना शुरू करेंगे, और प्रश्नों को देखते हुए हम आगे की तरफ 20 चैप्टर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस 20 चैप्टर्स से हम अपने MCQs, हम अपने 10 क्वेश्चन को तो क्लियर करेंगे ही, और 10 के 10 सॉल्व करके आएंगे, लेकिन साथ साथ हम अपने मेंस के भी कई सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आशा है बहुत अच्छे से समझ में आपको आई होगी ये क्लास, और अगर आपको ये पसंद आई क्लास तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। अगले लेक्चर तक मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।